हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एशिया का अगला सुपर पावर और सबसे बड़ा ट्रैवल हॉटस्पॉट बन रहा है। मेरा मतलब है, हम आज वियतनाम का वो असली सच और हार्ड डेटा देखने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं रह गई है, बल्कि अपने माइंड ब्लोइंग फ्यूचर की वजह से आजकल ग्लोबल चर्चा में है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों वियतनाम इस वक्त दुनिया का सबसे एक्साइटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। तो सबसे पहले इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर देखते हैं। 70%। जी हाँ, इस देश की 70% आबादी इस वक्त 35 साल से कम उम्र की है। अब जरा सोचिए इस बात को। एक पूरा देश जो इतना यंग, इतना एनर्जेटिक और आगे बढ़ने के लिए लिटरली भूखा है। ये मैसिव यूथ पॉपुलेशन अपने साथ एक पूरा का पूरा नया रेवोल्यूशन ला रही है। आजकल आप वियतनाम के किसी भी शहर में चले जाएं, वहां टेक स्टार्टअप्स, कोजी मॉडर्न कैफेज और ग्लोबल डिजिटल नोमैड्स की एक अलग ही वाइब मिलेगी। एक तरफ उनका हजारों साल पुराना कल्चर जिंदा है, तो दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स इन नए इनोवेटर्स पर नजर बनाए हुए हैं। ये नई जनरेशन सच में इस देश को एक अलग ही स्पीड पर ले जा रही है। और इस एनर्जी को देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? 22 मिलियन, यानी लगभग 2.2 करोड़ इंटरनेशनल विजिटर्स इस मेगा ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए वियतनाम पहुंच रहे हैं। ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री इस वक्त तेजी से रीशेप हो रही है और वियतनाम इसमें पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। लोग वहां सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस राइजिंग टाइगर की रॉ एनर्जी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर आसपास के एशियन नेबर्स तक हर कोई इस रॉ ब्यूटी और हाइपर ग्रोथ के मिक्स को एक्सपीरियंस करने के लिए बेताब है। सेक्शन 1, हनोई और नॉर्थ का जादू। यहाँ प्राचीन कल्चर और आधुनिकता का एक बहुत ही यूनिक संगम मिलता है। वियतनाम की 1000 साल पुरानी कैपिटल हनोई, रेड रिवर डेल्टा के किनारे बसी इस जगह पर एंशिएंट कल्चर और बिजी मॉडर्न स्ट्रीट्स का जो मैजिक है ना, वो बस देखते ही बनता है। और यहाँ की वाइब में एक चीज जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है, वो है इनकी कॉफी कल्चर। एक्चुअली वियतनाम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, पर इनका पीने का स्टाइल कंप्लीटली हटके है। फ्रेंच लोग कॉफी लाई जरूर थे, पर वियतनामीज लोगों ने इसे एक आर्ट फॉर्म ही बना दिया। जैसे इनकी कैफे सुआ दा, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रूड कॉफी जिसमें बहुत सारा स्वीट कंडेंस्ड मिल्क और बर्फ होती है, एकदम रिफ्रेशिंग। और सबसे कमाल की इन्वेंशन सुनिए, एग कॉफी। आई मीन कॉफी के ऊपर एग योक। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये एक क्रीमी स्वीट मिक्स होता है जिसमें कॉफी के ऊपर एग योक और मिल्क का थिक वेलवेटी फोम होता है। और ये सब किसी बड़े कैफे में नहीं, बल्कि एक छोटे से प्लास्टिक स्टूल पर किसी बिजी फुटपाथ पर बैठकर एंजॉय किया जाता है। और उन प्लास्टिक स्टूल्स की बात निकली ही है, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड एक ऐसी कहानी कहता है जो सुनने में अनबिलीवेबल लगती है। एक वर्ल्ड क्लास मील, वो भी एक प्लास्टिक स्टूल पर, सिर्फ $2 से $5 के अंदर। यहाँ की स्ट्रीट्स में लिटरली मिचेलिन स्टार लेवल का खाना एकदम आम बजट में मिल जाता है। इसका सबसे एपिक प्रूफ 2016 में मिला, जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने किसी फैंसी 5 स्टार होटल के बदले एक छोटे से बंचा रेस्टोरेंट में विजिट किया था। उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की तरह एक प्लास्टिक स्टूल पर बैठकर नूडल्स और ग्रिल्ड पॉर्क खाया। सीक्रेट सर्विस को उस तंग गली में मैनेज करना काफी मुश्किल रहा होगा, पर उस एक रात ने उस छोटे से स्टॉल को हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह साफ दिखाता है कि यहाँ का कल्चर कितना ऑथेंटिक और ग्राउंडेड है। नॉर्थ की इसी रॉ ब्यूटी और मॉडर्न एक्सेसिबिलिटी का कॉन्ट्रास्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। फैंसीपन माउंटेन को ही ले लीजिए, जिसे रूफ ऑफ इंडो चाइना भी कहा जाता है। एक टाइम था जब इस 3143 मीटर ऊंचे समिट तक पहुंचने के लिए पूरे 2 दिन का थका देने वाला मुश्किल ट्रेक करना पड़ता था। पर आज सीन बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ अब दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस केबल कार लाइन बन चुकी है। सिर्फ 15 मिनट, हाँ सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप घने बादलों को चीरते हुए सीधा समिट पर होते हैं। एक तरफ वही ट्रेडिशनल पहाड़ी कबीले और दूसरी तरफ ये जॉ ड्रॉपिंग मॉडर्न इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, दनांग की मॉडर्न लाइफ, जो भविष्य का एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। अगर हम कोस्ट के थोड़ा साउथ की तरफ आएं, तो एक अलग ही दुनिया दिखती है।
पिछले 20 सालों ने दानांग की आबादी डबल और इकोनॉमी लिटरली ट्रिपल हो चुकी है। ये एक ऐसी हाइपर मॉडर्न स्मार्ट सिटी है जहां ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का सबसे बड़ा सिंबल है इनका ड्रैगन ब्रिज। 666 मीटर्स लंबा और 2500 एलईडी लाइट से जगमगाता ये कोई नॉर्मल पुल नहीं है। हर वीकेंड रात 9 बजे यहाँ एक मैसिव क्राउड जमा होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जाइंट मैकेनिकल ड्रैगन एक्चुअली अपने मुंह से असली आग और पानी उगलता है। ये ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल दानांग की वाइब्रेंट और बूमिंग नाइट लाइफ को पूरी दुनिया के सामने गर्व से शो ऑफ करता है। दानांग के बिल्कुल पास ही एक ऐसी जगह है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी कमबैक मूवी से कम नहीं है। 1919 में फ्रेंच कॉलोनियल्स ने बाना हिल्स में एक पहाड़ी रिजॉर्ट बनाया था, पर 1940s तक आते आते वॉर और वक्त की मार से ये रिजॉर्ट पूरी तरह खंडर बन गया। बरसों तक ये जगह बस ऐसे ही डिजर्टेड पड़ी रही। फिर 2013 में यहाँ एक मैसिव रिवाइवल हुआ जब एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग केबल कार खुली। पर गेम सच में तब बदला जब 2018 में इंटरनेट वायरल गोल्डन ब्रिज ओपन हुआ। आपने फोटोज देखी होंगी, एक चमकता हुआ सुनहरा पुल जिसे दो विशाल पत्थर के हाथों ने आसमान में पकड़ा हुआ है। आज ये जगह एक ग्लोबल सोशल मीडिया सेंसेशन है और हर साल लगभग 5 मिलियन विजिटर्स यहाँ आते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, होए आन के खूबसूरत रंग और इस एंशिएंट पोर्ट सिटी का इतिहास। होए आन दरअसल एक 2000 साल पुराना पोर्ट सिटी है जो मैरीटाइम सिल्क रोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। शाम होते ही ये पूरा शहर हजारों कलरफुल लैंटर्न से जगमगा उठता है और यहाँ के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ही अलग हैं। सबसे पहले आता है 1593 में बना हुआ आइकॉनिक जापानीज ब्रिज, जो इतना हिस्टोरिकल है कि वो वियतनाम के 20,000 डोंग के नोट पे भी छपा हुआ है। उसके बाद इनका टेलरिंग सीन देखिए। यहाँ 400 से ज्यादा टेलर शॉप्स हैं जो लिटरली सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको एक परफेक्टली फिटेड कस्टम सूट या ड्रेस बनाकर दे सकती हैं। और पानी में उतरते ही मिलती हैं वो फेमस गोल बैम्बू वाली कोकोनट बास्केट बोट्स। इनकी स्टोरी बड़ी मजेदार है। लोकल फिशरमैन ने इन बोट्स को इसलिए बनाया था ताकि वो फ्रेंच कॉलोनियल्स के बोट टैक्स से बच सकें, क्योंकि टेक्निकली ये बोट्स नहीं बल्कि फ्लोटिंग बास्केट्स मानी जाती थीं। आज यही बास्केट्स एक जबरदस्त टूरिस्ट राइड बन चुकी हैं। सेक्शन 4, साइगोन और फुकुओक आइलैंड की डायनामिक और खूबसूरत लाइफ। वियतनाम सच पूछो तो दो अलग अलग दुनियाओं का एक परफेक्ट मिक्स है। नॉर्थ में हैनोई का माहौल काम, कंजर्वेटिव और डीपली ट्रेडिशनल है ना? पर ठीक इसके ऑपोजिट साउथ में हो ची मिन सिटी, जिसे लोग आज भी प्यार से साइगोन कहते हैं, उसका माहौल कंप्लीटली अलग है। ये एक हाइपर डायनामिक, ओपन और अल्ट्रा मॉडर्न स्काई स्क्रेपर सिटी है। यहाँ 13 मिलियन लोगों की फास्ट पेस जिंदगी चलती है। स्ट्रीट्स लगातार भागती हुई एनर्जी से भरी हैं, टेक हब्स बूम कर रहे हैं और 461 मीटर ऊंचा लैंडमार्क 81 टावर आसमान को छू रहा है। ये शहर वियतनाम की एम्बिशियस और ग्लोबली कनेक्टेड आइडेंटिटी का असली चेहरा है। और इस फास्ट लाइफ से अगर थोड़ा ब्रेक लेना हो तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के शांत पानी में है फुकू आइलैंड, जिसे द पर्ल आइलैंड कहा जाता है। बीचेस तो स्टनिंग हैं ही, पर असली खजाना पानी के बिल्कुल अंदर छुपा है। यहाँ पैदा होने वाले मोती या पर्ल्स दुनिया में फाइनेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं और इसका प्रोसेस सच में कमाल की पेशेंस मानता है। ऑयस्टर्स को पहले 3 से 5 साल तक पानी की गहराई में बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट डाइवर्स रिस्क लेकर इन मैच्योर ऑयस्टर्स को ध्यान से बाहर निकालते हैं। फाइनली बिल्कुल लैब लेवल प्रिसिजन के साथ इन ऑयस्टर्स को खोला जाता है ताकि अंदर का हाई क्वालिटी फ्लॉलेस पर्ल बिना किसी डैमेज के सेफली निकाला जा सके। इतने सालों का इंतजार एक चमकते हुए पर्ल के लिए। तो आखिर में सेक्शन 5, वियतनाम का फ्यूचर आगे कैसा दिखता है? ये सारी नई इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक इन्वेस्टमेंट्स और रैपिड डेवलपमेंट आने वाले दशकों में वियतनाम को कहां ले जाएंगे? अगर हम पिछले कुछ सालों का इकोनॉमिक शिफ्ट देखें तो नंबर्स सीरियसली एस्टॉनिशिंग है। सोचिए, एक वक्त पर इस देश में 70% पॉवर्टी रेट था, 70%, और आज वहां गरीबी 5% से भी नीचे गिर चुकी है।
एक देश का इतनी स्पीड से आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज इनकी जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंटली 6 से 7% के आसपास चल रही है, जो प्रूव करता है कि वियतनाम एक राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। और इनका ग्रैंड एम्बिशन यही नहीं रुकता, उनकी नजरें सीधा फ्यूचर पर टिकी हैं। 2019 में यहाँ 18 मिलियन टूरिस्ट आए थे, फिर पैंडेमिक आया, सब कुछ रुक गया, पर वियतनाम ने 2024 में 17 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स के साथ इतनी एग्रेसिवली बाउंस बैक किया कि सब हैरान रह गए। पर असली शॉकर तो इनका 2030 का गोल है। ये लोग आने वाले कुछ ही सालों में टारगेट कर रहे हैं पर ईयर 50 मिलियन विजिटर्स का। यस, 50 मिलियन। ये क्लियर दिखाता है कि वो ग्लोबल ट्रैवल मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए कितने तैयार हैं। पर सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये लोग इस डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को नहीं भूल रहे हैं। इनका 2030 का क्लीन एनर्जी गोल एक बहुत बड़ा स्टेप है। देश की टोटल एनर्जी का 30% स्ट्रिक्टली रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड से आएगा। इसके साथ ही 2025 तक देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करने का एग्रेसिव प्लान ऑलरेडी रेडी है। ये बैलेंस दिखाता है कि वियतनाम मॉडर्न डेवलपमेंट और नेचर दोनों को कितनी स्मार्टनेस के साथ साथ लेकर चल रहा है। तो इस सारे डीप डाइव और फैक्ट्स के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये उठता है, क्या वियतनाम सच में दुनिया का अगला सबसे बड़ा ट्रैवल और इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनने वाला है? जिस रफ्तार से यहाँ चीजें बदल रही हैं, वो रॉ नेचुरल ब्यूटी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूजन, उसे देखकर यही लगता है कि इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जिसे उसके प्योर ऑथेंटिक चार्म के साथ अभी इसी वक्त एक्सपीरियंस करना जरूरी है, इससे पहले कि ये पूरी तरह से मेगा कमर्शियलाइज हो जाए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, बस इस एक सवाल के साथ, क्या हम सब इस नए एशियन टाइगर को उसकी फुल ग्लोरी में डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं? मुझे उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा।